हेलो गाइस, आज हम AKTU के हिसाब से यूनिट 3 पढ़ेंगे ब्लॉकचेन की। तो अब क्या करना है हमें ब्लॉकचेन का, इसका टॉपिक क्या है, हाइपर लेजर फाइबर्स। जैसे कि मैंने आपको ब्लॉकचेन फर्स्ट यूनिट में बता दिया कि ब्लॉकचेन है क्या, एक ब्लॉक है। अब इसमें ही दो टाइप के ब्लॉक हो सकते हैं, या तो वो प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो। जैसे बिटकॉइन जो है वो पब्लिक है, लेकिन जो अगर मैं आपको बताऊं हाइपर लेजर फैब्रिक जो है वो क्या है, परमिशन बेस्ड है, ओपन सोर्स तो है। एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था जिसमें इंटरप्राइजेज लेवल जो है, मतलब कंपनी लेवल पे जो भी एप्लीकेशंस हैं वो सब आकर अपना वो कर सकती हैं इसमें, क्या हाँ, प्रोजेक्ट को अपने को डाल सकती हैं। और एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट था जो कि होस्ट करा गया था लिनक्स फाउंडेशन के थ्रू। तो लिनक्स फाउंडेशन ने इसकी वो रखी। इसमें क्या है, आप छोटे छोटे अपने जो भी हाइपर लेजर है उसको बना सकते हैं और उसमें अपना प्रोजेक्ट को रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को कोई कंपनी है मेरी, तो उसमें 10 लोग हैं। अब मेरे को वो 10 लोगों को होस्ट करना है, कहीं पर एक ब्लॉकचेन बनानी है, तो मैं हाइपर लेजर फैब्रिक यूज़ कर सकता हूँ। और ये क्या, स्पेसिफिकली बिल्ड फॉर बिजनेस यूज़ केसेस, लाइक जो वहाँ पर स्केलेबिलिटी हाई डिमांड है और फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्राइवेसी इज़ द मेन की फैक्टर। कि मान लीजिए कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा वो फ्लेक्सिबल भी रहे, मैं प्राइवेसी भी रहे मेरी, कि अगर मान लीजिए मैं 10 लोग हैं तो उन 10 लोगों के पास ही इन्फॉर्मेशन रहे, बाहर कहीं इन्फॉर्मेशन ना जाए। तो अब इसके की फीचर क्या है, की फीचर वही है, जैसे देखिए मैंने आपको बताया था कि पब्लिक वाला ही सारे फीचर इसके की फीचर रहेंगे। कैसे कि परमिशन मांगेगा, आप कोई भी बंदा उसमें जाके कोई एडिट नहीं कर सकता। जो जिनको आप ऑथेंटिकेट करेंगे, जो उसमें ऑथराइज होंगे ज्वाइन करने के लिए, बस उन्हीं को मिलेगा और किसी को आप ज्वाइन नहीं करा सकते। क्या मॉड्यूल स्ट्रक्चर है, मान लीजिए कि मॉड्यूल स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक मॉड्यूल है, उसका दूसरा मॉड्यूल है, फिर तीसरा मॉड्यूल है। ये क्या है, कंसेसिस मैकेनिज्म यूज़ करता है मेंबरशिप में। जो सर्विस करते हैं कि फिट वही है कि जिसको जो यूज़ करना है, जो कंपोनेंट जिसको यूज़ करना है बस वही यूज़ करेगा और बाकी कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। अब क्या है, प्राइवेट चैनल, ये भी आपको वही है कि ये एक तरीके का प्राइवेट चैनल रहता है जहाँ पर जो अलाउड हैं बस वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वही उसको वो कर सकते हैं। मतलब कोई भी विदाउट इन्फॉर्मेशन उसको यूज़ नहीं कर सकता, उसको यूज़ नहीं, मतलब यूज़ भी नहीं कर सकता है। और अब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, चैन कोड। चैन कोड कुछ नहीं है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बता दिया, पहले से ही गवर्न लॉजिक होंगे जो कि गवर्न कर दिए गए। क्या मान लीजिए अगर कोई एम्प्लॉय आया तो बस उसमें वो रीड कर सकता है, जो एडमिन होगा बस उसी को वही राइट कर सकता है, और कोई रीड, सब बाकी रीड ही कर सकते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन मैनेजमेंट, कि कोई भी अगर मान लीजिए आया, उसमें मेंबरशिप सर्विस है उसकी प्रोवाइडर, वो ये बता सकता है कि ये बंदा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, सबको पता है कि ये क्या पार्टिसिपेट करेगा क्या नहीं कर सकता। अब नो क्रिप्टोग्राफी रिक्वायर्ड, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे कि 10 लोग आए। अब मेरे को पता है कि मेरे को इन 10 को ये इन्फॉर्मेशन देनी है, तो मेरे को ज़रूरी थोड़ा ना कि मैं उसे इनक्रिप्ट करूँ या डिक्रिप्ट करूँ, नहीं, वो सबको मैं एक को, क्योंकि मैं आने ही नहीं दे रहा हूँ किसी को भी बाहर वाले को, बस इसीलिए टोकन रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं इसमें बस थोड़े, बाकी कुछ भी नहीं होता। बस सब फोकस करते हैं अपना इंटरप्राइजेस लेवल, बिजनेस वाले ये यूज़ कर सकते हैं। अब क्या एडवांटेज, क्या एडवांटेज वही है जो उसकी डिसएडवांटेज थी। क्या, एक तो स्केलेबल रहेगा, सिक्योर ट्रस्ट तो है ही, नो क्रिप्टोग्राफी है, तो इससे क्या है, अगर आप इसमें लिखना चाहें तो ये भी है कि ये हाईली एफिशिएंट भी होगा, कि फास्ट होगा, चलेगा, और प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। मॉड्यूल स्ट्रक्चर है वो आपको पता ही है। कॉम्प्लेक्स क्या है, मतलब इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि कॉम्प्लेक्स सेटअप होता है। अगर मान लीजिए मेरे को कहीं बिल्ड करना है 10 लोगों के लिए, अब मैं 10 लोगों के लिए कि ऐसा बिल्ड करने जा रहा हूँ सिस्टम जो बहुत हाईली रिक्वायर्ड करता है कि बहुत सारी नॉलेज गैदर करनी, और परमिशन ओनली, मतलब कि अगर मान लीजिए मैं 10 लोगों को हर बार मेरे को परमिशन देनी पड़ेगी, और परमिशन वाले ही लोग आ सकते हैं, बाकी कोई और लोग नहीं आ सकते। और कंसेसिस, अगर मान लीजिए मैंने जो मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रखे हैं बस वही वो काम कर सकता हूँ और कोई कर नहीं सकता। और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, अगर मान लीजिए मैंने एक को असाइन कर दिया कि ये बस रीड करेगा और राइट नहीं कर सकता, तो उसको भी नॉन फ्लेक्सिबल है। अगर वो एक बार उसके साथ आया रूल के साथ, तो वो हमेशा वही करेगा। और ये लिमिटेड रहेगा, इंटरपोल जो भी है मतलब वो एक ही लिमिटेड लोगों तक ही रह सकता है, बाकी सब में स्प्रेड नहीं हो सकता। अब ये पढ़ेंगे कि आर्किटेक्चर क्या होता है। आर्किटेक्चर क्या है, देखिए जैसे मैंने आपको समझाया था कि आर्किटेक्चर यही है कि एक तो मेंबरशिप सर्विस प्रोवाइडर होगा जो कि ये अलाउ करेगा कि भैया आप आ सकते हैं, इसमें नहीं, वो सर्टिफिकेट देगा कि आप यहाँ पर CA देगा कि आप आ सकते हैं नहीं, एक्सेस कर सकते हैं नहीं, वही है। और पीयर्स कौन होते हैं, पीयर्स वही होते हैं जो नोट्स होंगे, जैसे आप उसमें नोट्स पढ़ते थे, इसमें हमें पीयर्स पढ़ने हैं। तो पीयर्स हैं जो कि क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, और वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सब में। अब क्या है ऑर्डर ऑफ सर्विस, ऑर्डर ऑफ सर्विस क्या है,
एक बार पढ़ लेते हैं। ऑर्डर ऑफ सर्विस है, इट इज़ अ कलेक्शन स्टेट फ्रॉम peers, sequence them and package them into a block, ensure proper order of transaction across the network। क्या है कि मैंने ऑर्डरिंग सर्विस क्या कि मैंने जो भी आया है एक सही ऑर्डर में रहे, पहली ट्रांजेक्शन फिर दूसरी ट्रांजेक्शन फिर तीसरी, हमेशा ट्रांजेक्शन बेस्ड रहेगा। और जैसे हम उसमें स्टोर कराते थे पीयर्स में, अब इसमें भी स्टोर कराएंगे। अब लेजर वही है, लेजर रियल टाइम पे ये क्या करेगा, सारे स्टोर करेगा, जितने भी लॉग हैं उन सबको स्टोर करके रखेगा। अब चैन कोड दोबारा वही है जो मैंने आपको बताया, क्या है इसमें रूल्स और लॉजिक हम डिफाइन करके रखेंगे कि कोई भी ट्रांजेक्शन कैसे होगी कैसे नहीं होगी, ये सब चीज़ें हम पहले ही बता के रखते हैं चैन कोड में। अब चैनल्स क्या है, चैनल्स आर प्राइवेट सब नेटवर्क्स विद इन द ब्लॉकचेन विद पार्टिसिपेट कैन ट्रांजेक्शन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंश्योर दैट द डाटा इज प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। देखिए चैनल्स क्या है कि एक सब नेटवर्क बन जाएगा। मान लीजिए एक बड़ी ब्लॉकचेन है, उसमें 3 लोग हैं, मान लीजिए चेयरमैन, सीईओ और सीएफओ, ये 3 लोग अगर हैं तो इन तीनों के पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो नॉर्मल एम्प्लॉय के पास नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या करेंगे, एक अपना अलग सा चैनल बनाएंगे जिसमें सब नेटवर्क और वही अपना कॉन्फिडेंशियलिटी वाले जितने भी टॉपिक होंगे बस वही सब करेंगे और बाकी सब लोग नहीं कर सकते। अब ये इंडोर्समेंट पॉलिसीज़, इसमें क्या होता है कि पीयर्स जो आएंगे, देखिए दे आर द रूल्स स्पेसिफाई हाउ मैनी पीपल्स आर नीडेड टू अप्रूव अ ट्रांजेक्शन। कि कोई भी, जैसे हम वहाँ कंसेंसस थे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक ट्रांजेक्शन को होने के लिए कितने लोग ज़रूरत होंगे, तो वो पॉलिसीज डिफाइन करेगी। अब कंसेंसस तो आपको पहले ही बता दिया कि वो ऑर्डर में करना है और वैलिडेट करना है जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है। इस बार भी यही है कि 10 लोग अगर हैं तो 10 के 10 नहीं, 6 लोग भी अगर परमिशन देंगे, 5 से ज़्यादा लोग परमिशन दे देंगे तो वो ट्रांजेक्शन हो जाएगी। अब क्या है, ट्रांजेक्शन का फ्लो कैसे रहता है, देखिए फ्लो बिल्कुल सेम है। अगर मैं बोलूँ आपसे बिल्कुल डिट्टो, अगर आप जो ब्लॉकचेन का लिखेंगे वही इसका लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें वर्डिंग की दिक्कत, मतलब वर्डिंग चेंज हो जाएंगे। कैसे, यहाँ पर प्रपोजल क्रिएशन होता है, जैसे हम वहाँ पर क्या कर रहे थे, हम रिक्वेस्ट को वो कर रहे थे, रिक्वेस्ट बना रहे थे, तो इसमें भी यही है कि प्रपोजल क्लाइंट क्या है सबमिट करेगा एक ट्रांजेक्शन प्रपोजल कि भाई मेरे को ये करना है, जो सारे इंडोर्स करेगा, मतलब उसके पास इंडोर्समेंट होगा कि वो पूछेगा कि भाई मेरे को ये ट्रांजेक्शन करनी है, वो सबके पास पहुँच जाएगी यूजिंग चैन कोड और रिटर्न करेगा सिग्नेचर इंडोर्समेंट। मतलब क्या, अगर मान लीजिए मैंने भेजा, वो सब मतलब रूल बेस पहले से ही डिफाइन है जो कि चैन कोड में है, तो वो रिटर्न करेंगे कि हाँ भाई मेरे को ये ऑर्डर कराना है या नहीं, मतलब भेजना है या नहीं। फिर ऑर्डरिंग होगी, मान लीजिए पहली ट्रांजेक्शन हो गई थी, अब दूसरी ट्रांजेक्शन होगी, फिर तीसरी ट्रांजेक्शन होगी, तो इसी का ऑर्डरिंग होगी। फिर वैलिडेशन होगा, अगर सबने वैलिडेट कर दिया कि ऑर्डर भी सही है और जो हो रहा है वो भी सही है, तो ये सब पीयर्स क्या होंगे, वो अलाउ कर देंगे और फिर वो क्या होगी, अपडेट कर दी जाएगी सारे लेजर्स में। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए पहला कोई पीयर है जिसने क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजी, उसने सबको ऑर्डर पास कर दिया, ऑर्डर पेयरिंग में डाल दिया। ऑर्डर पेयरिंग में डालने के बाद क्या करना है, उसके बाद सारे पेयर्स के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच गई और उसके बाद ऑर्डरिंग हो गई और उसके बाद वो अपडेट हो जाएगा। ये आप डायग्राम बना सकते हैं वहाँ, ये बहुत अच्छे रहते हैं डायग्राम, जितने भी आप बना पाएँ उतने बनाइएगा। अब हाइपरलेजर फैब्रिक के कंसेंसस एल्गोरिदम क्या है, कंसेंसस एल्गोरिदम मतलब कि जैसे वहाँ प्रूफ ऑफ वर्क था वैसे ही यहाँ पे भी बहुत सारी है। जैसे प्रैक्टिकल एनी टाइम फॉल्ट टॉलरेशन, इसे शॉर्ट में बोलते हैं PBFT। PBFT एक वो है जो कि प्रोवाइड करता है कि कोई भी टॉलरेंस नहीं करा जाएगा, फॉल्ट कोई भी टॉलरेट नहीं करा जाएगा और रिलायबिलिटी नेटवर्क की रहेगी। अब क्या है, RAFT भी एक आपकी कंसेंसस एल्गोरिदम है जो मेंटेन करेगी कि जो स्टेट है वो कौन, मतलब कंसिस्टेंट रहे, कोई भी जो है वो स्टेट चेंज ना हो, मल्टीपल नोड्स के होने की वजह से कोई चेंज ना हो। अब सोलो क्या होता है, सोलो कंसेंसस क्या होता है, सोलो कंसेंसस है कि टेस्टिंग पर्पस के लिए हम ये यूज़ करते हैं सिंगल नोड में। जैसे एक नोड है सिंगल नोड जो अलाउ करेगा कि सबसे टेस्ट करवा लेगा और जितने भी हम ट्रांजेक्शन करने हैं वो सब वैलिड है या नहीं, तो सोलो भी यूज़ होता है। अब पॉलिसीज़ इन हाइपरलेजर फैब्रिक के पॉलिसीज़ क्या क्या होती हैं, तो अब हम पहले ये डिफाइन करते हैं कि पॉलिसीज़ है क्या। इन हाइपरलेजर फैब्रिक अ पॉलिसी डिफाइन रूल्स एंड कंडीशन दैट कंट्रोल हाउ सर्टन ऑपरेशन आर कैरिड आउट विद इन द network, and policy is used to maintain control transaction and endorsement and validation in flexible manner। देखिए जैसे क्या है, पॉलिसीज यूज ही क्यों होती हैं, आप सिंपल समझेंगे कि भाई किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना है,
ट्रांजेक्शन करनी है, इंडोर्समेंट करना है या फिर वैलिडेट करना है, इन सबको फ्लेक्सिबल मैनर में हम कर पाएँ, इसलिए हम पॉलिसीज़ बनाते हैं कि भाई ये तुम काम कर सकते हो, ये तुम काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए कि नीड क्यों पड़ी, नीड इसीलिए पड़ी कि अगर मान लीजिए मैं ये डिफाइन नहीं करूँगा कि जो चेयरमैन है बस वही कोई फाइनल डिसीजन ले सकता है, तो अगर कोई फाइनल डिसीजन ले लिया गया और वो गलत नहीं करा तो वो कौन, किस पर जिम्मेदारी आएगी, तो ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी होगी कि अगर मान लीजिए वो ऑर्डर पास बस सीईओ कर सकता था, तो अगर वो गलत ऑर्डर पास हुआ है तो मतलब पता लग जाएगा लोगों को कि सीईओ ने ही गलत पास करा है। तो इसीलिए हमें नीड पड़ी कि इसमें पॉलिसीज़ बना दें हम। तो पॉलिसीज़ बनाई हमने इन सब चीज़ों की वजह से कि ट्रस्ट इशू रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे, कि सपोर्ट कर पाए कि सारे लोग जो हैं वो कोलैबोरेटिव मैनर में कर पाएँ, कि अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं तो सबकी सहमति से वो आगे जाए, इक्वल ना जाए। और बिजनेस लॉजिक के लिए होता है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। अब हम पढ़ेंगे कि कितनी टाइप की पॉलिसीज़ हमारे पास हैं। देखिए, इंडोर्समेंट पॉलिसीज़, इट डिफाइन द सेट ऑफ कंडीशन दैट ट्रांजेक्शन मस्ट मीट कंसिडर वैलिड। देखिए क्या है, अगर मान लीजिए मैं सिंपल बताऊं कि अगर आपको कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करनी है, मान लीजिए आपको पैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजने, तो आपके पास पहले होने तो चाहिए 10 रुपये। अगर मान लीजिए 10 रुपये आपको कहीं भेजने, तो 10 रुपये होने भी तो चाहिए। अगर वो सारी जो कंडीशंस मैच हो जाते हैं उसके बाद आप ट्रांजैक्शन को आगे कर सकते हैं। फिर वैलिडेशन पॉलिसीज़, मान लीजिए अगर आप गए वो वैलिडेट कराने, तो उस बंदे पे जो वैलिडेट कर रहा है उसमें वैलिडिटी का होना भी तो चाहिए कि वो वैलिड कर सकता है या नहीं। स्पेसिफिक रूल लिखे जाते हैं ब्लॉक के पास कि हाँ भाई ये वैलिड कर सकता है या नहीं, और फिर उसे लेजर में ऐड कर दिया जाता है। अब एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज़ कि कौन कौन को परमिशन है कि वो एक्सेस कर सकता है या नहीं। Committee policy, it is specific the condition that must meet before a transaction can be commit to the ledger। कि ये कमिटमेंट पॉलिसीज़ क्या कि कमिटमेंट ले लिया, अगर मान लीजिए हो गया, कमिटमेंट हो गया तो उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, आप चेंज नहीं कर सकते, वही रहेगा। अब सिग्नेचर पॉलिसीज़, सिग्नेचर पॉलिसीज़ क्या है, सिग्नेचर पॉलिसीज़ हैं दैट इट डिटरमाइन द सिग्नेचर मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द ट्रांजेक्शन बिफोर इट कमिट टू द लेजर। देखिए अगर मैंने आपको बताया जैसे सीएफओ के साइन अगर हो गए, अगर मान लो सीएफओ ने साइन करके दे दिए, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि वैलिडेट करिए कि सीईओ ने ये वैलिडेट कर दिया, पहले ही उसने ये वैलिडेट कर दिया। अब चैन कोड, चैन कोड मैंने आपको बताया जस्ट लाइक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि रन करता है ब्लॉकचेन को, कि ब्लॉकचेन कैसे चलेगी कैसे नहीं। तो अब इसको रिटर्न आप लिख सकते हैं, गोलैंड में लिख सकते हैं, नोड जेएस में लिख सकते हैं, जावा में लिख सकते हैं, ये सब चीज़ आप वहाँ लिख सकते हैं। और इसमें क्या होता है, क्यूरी क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, आप क्यूरी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब आप देखिए क्या क्या कर सकते हैं, आप कोई बना सकते हैं नए को, किसी को अपडेट कर सकते हैं, और किसी को वापस मंगा सकते हैं। मान लीजिए आपने बोला कि उस दिन मतलब 10 जनवरी को क्या ट्रांजेक्शन हुई थी वो मेरे को मिल जाए सारी, तो आप उससे क्वेरी भी कर सकते हैं। तो अब क्या है, पैरामीटर रिक्वायर्ड फॉर, क्या क्या पैरामीटर रिक्वायर्ड होते हैं चैन कोड्स के लिए डिज़ाइन करने के लिए, कि फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए उसके अंदर। फंक्शनैलिटी तो आपको पता है कि अगर आप उसमें क्रिएट नहीं कर पाएंगे, इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे उससे, तो क्या फ़ायदा ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। तो इसीलिए आप ऐसे लैंग्वेज लेंगे जिससे आप इंटरेक्ट कर सकें। और स्टेट मैनेजमेंट, कि जितनी भी स्टेटमेंट बनी, मतलब स्टेट बनी, वो सब मैनेज हो पाए उसके अंदर, फैब्रिक के अंदर। और ट्रांजेक्शन इंडोर्समेंट, अगर जो भी ट्रांजेक्शन आपकी हो रही है वो स्पेसिफिक हो और सबको पता हो कि कहाँ वो चलेगी, और पीयर्स के बीच में मस्ट ट्रांजेक्शन बिफोर कंसिडर वैलिड, सबके पास वो पहुँचनी चाहिए और सबके सिग्नेचर उसमें होने चाहिए कि हाँ ये प्रूफ हो गई है कि सही है, तो उसके बाद ही आप वो कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल, कि किसको क्या क्या एक्सेस देना है, किसको क्या एक्सेस नहीं देना। एपीआई डिज़ाइनिंग, कि एपीआईज होती हैं कि पब्लिक एपीआईज को यूज़ कर रहे हैं या जो भी यूज़ कर रहे हैं क्लाइंट बेस पे। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विज़न, ये देखिए सिंपल है, अगर हम पहले से समझाएं, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। चैन कोड नीड्स विजन्स टू हैंडल अपग्रेड विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम। देखिए चैन कोड क्या करता है, पहले सिस्टम को कुछ नहीं करता है, सिस्टम के पास नहीं पहुंचेगा कि भाई तुरंत ये अपडेट कर दो, नहीं, पहले वो क्या करेगा, वैलिडेट करेगा कि भाई ये सही है, जेन्युइन है या नहीं। अगर वो जेन्युइन लगेगी उसके बाद वो उसे कंट्रोल मैनर में दे देगा उसे। एरर हैंडलिंग, अगर मान लीजिए कोई ऐसी ट्रांजेक्शन आई जो गलत थी, उसे वो हैंडल कर लेगा खुद से, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ही हैंडल कर लेगा उस ट्रांजेक्शन को। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चैन कोड, कि कैसे हम चैन कोड को लगाएंगे। देखिए पहले हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा, आपको मैं बताऊं कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, स्टेट मैनेजमेंट होना चाहिए, ट्रांजेक्शन को इंडोर्समेंट कर पाए, और उसके बाद एक्सेस कंट्रोल कर पाए, एपीआई डिज़ाइन कर पाए, और क्या कर पाए, स्मार्ट कॉन्टेक्स्ट वर्जनिंग कर पाए, और क्या कर पाए,
एरर हैंडलिंग कर पाए। एरर हैंडलिंग भी इंपॉर्टेंट है। ये 7 टॉपिक हैं, आप टॉपिक भी याद रखेंगे, आप खुद इनके बारे में लिख सकते हैं कि क्या ट्रांजेक्शन स्टेट मैनेजमेंट क्या है, ये सब आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे हम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए पहले तो स्ट्रक्चर डिफाइन कर देंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। मान लीजिए अगर मैं लेमैन भाषा में समझाऊँ कि अगर स्ट्रक्चर है ट्री बेस, तो ट्री बेस अगर स्ट्रक्चर है तो हमने स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया कि पहला जो बंदा आएगा वो टॉप पे रहेगा, फिर नीचे आएंगे उसके जूनियर्स आएंगे, फिर उसके जूनियर्स आएंगे, ऐसे करके हम टी स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब क्या डिफाइन इनिशियल फंक्शन। देखिए सबसे पहले कुछ भी लेजर है इनिशिएट तो करना पड़ेगा हमें उसे सैम्पल डाटा देने के बाद। जैसे मान लीजिए मैंने उसमें सैम्पल डाटा में ये डाल दिया कि हाँ ये CEO है, तो ये सैम्पल डाटा पहले पोजीशन है, ये सब चीज़ें मैं वो करूँगा कि वो रहे, पहले से ही प्री डिफाइंड रहे। अब हम करेंगे डिफाइन बिजनेस लॉजिक बिफोर फंक्शन, लॉजिक फंक्शन। देखिए क्या है कि लॉजिक क्या क्या होंगे। पहले तो क्रिएट करना है, क्रिएट करने के लिए लॉजिक हो सकता है, क्वेरी के लिए हो सकता है, या ट्रांसफ़र के लिए हो सकता है। 3 चीज़ों के लिए आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऐड करनी है नई लेजर में तो आपको क्रेडिट एसेट लेने पड़ेंगे, या फिर आपको रिट्रीव करनी है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन लेनी है, किसी को अपडेट करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब क्या है लोडिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एसिड्स। क्या आपको मॉडिफिकेशन करनी है, जो एसिड्स आपके पास आए हैं उसको आपको अपडेट करना है, या जो भी गेट करना है। जैसे पुश स्टेट हो सकती है, पुट स्टेट, और गेट स्टेट हो सकती है। 2 स्टेट हैं, जैसे आपको गेट स्टेट क्या है कि कोई चीज़ को लाना, और पुट स्टेट किसी चीज़ को भेजना। तो ये सब चीज़ें आप पहले ही करेंगे, और एरर हैंडलिंग भी करनी पड़ेगी आपको, और उसको फिर आपको एट द एंड डिप्लॉय तो करना पड़ेगा। जो भी आपने बना, मान लीजिए अपने को कॉन्टैक्ट बना लिया, तो उसको कहीं आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो डिप्लॉय भी आपको करना पड़ेगा, जो कि SDK फैब्रिक्स में आप करेंगे थ्रू फैब्रिक SDK। SDK क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, इन सब के लिए आपको करना पड़ेगा। अब देखिए कि इसमें क्या क्या इम्प्लीमेंट में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, क्या क्या होंगे। देखिए पहले तो आप डिफाइन करेंगे कि बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है। मान लीजिए आप कोई मेडिकल फील्ड में है, तो आपकी ये डिफाइन करेंगे कि हम मेडिकल फील्ड में है, या मेडिसिन रिलेटेड हमारी ब्लॉकचेन हम बनाना चाहते हैं। फिर हम डाटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे कि हमें ट्री यूज़ करना है, या जो भी चीज़ यूज़ करनी है। फिर हम ये डिफाइन करेंगे कि हमारे फंक्शंस क्या क्या हैं। जैसे मैंने आपको ये पीछे सारे फंक्शन बताए, ये सब चीज़ें मैं डिफाइन कर दूंगा कि किसका क्या रोल है, किसको क्या एक्सेस दूंगा। और फिर एंडोर्समेंट और एक्सेस पॉलिसीज़ बताऊंगा कि भाई अगर मान लीजिए मेरा एम्प्लॉयर आ रहा है, तो मैं उसे क्या क्या पॉलिसीज़ दूंगा कि वो एक्सेस कर सकता है, बस अपडेट नहीं कर सकता, या फिर CEO है तो अपडेट भी कर सकता है। और डेवलप कोड चेन फंक्शंस, और टेस्टिंग एंड डिप्लॉय। उसके बाद टेस्टिंग करेंगे और उसके बाद डिप्लॉय कर देंगे। अब हम मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। देखिए जैसे पहले क्या था, हम ऐप बनाना चाह रहे थे, अब देखिए ये हम फैब्रिक का ऐप बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, क्या क्या टूल्स चाहिए होंगे, क्या क्या लाइब्रेरीज चाहिए होंगी, जो कि हम ये बना पाएँ। हमें बनाना क्या क्या है, हमें एक ऐसा ऐप बनाना है जो क्या क्या कर पाए, क्रिएशन कर पाए, क्वेरी कर पाए, और मैनेजमेंट कर पाए सारी स्टेट की। ठीक, तो इसके लिए हमें हाइपर लेजर फैब्रिक SDK बनाना है। तो SDK ये सारी चीज़ें बना पाएगा, लेकिन ये प्रोवाइड क्या क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा ये आपकी APIs प्रोवाइड कर देगा, जिससे आप किसी को भी इवेंट हैंडल कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिपेंड क्या होता है, डिपेंड क्या करती है हाइपर लेजर। देखिए जैसे Node.js में क्या होता है, Node.js जो है वो मोस्ट फेमस है इसमें यूज़ करने के लिए, जिसे हम DApps बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज ऐप विद हाइपर लेजर फैब्रिक। जैसे आपने देखा होगा कि ट्विटर है, ट्विटर का भी एक अभी मैंने देखा था, वो डिसेंट्रलाइज ऐप आया है। तो उसमें भी क्या होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन आपकी होगी वो सब आपकी एनोनिमस रहेगी, और जितने भी ब्लॉकचेन पे लोग हैं बस वही देख सकते हैं, बाकी लोग कोई नहीं देख सकते। अब क्या है, जावा से भी आप बना सकते हैं इसको, गोलैंड से भी बना सकते हैं। अब आप ये बस इसका गो थ्रू कर लीजिएगा कि बस कुछ नहीं है इसमें, हम सब में काम वही है, बस ये क्या है टेक्नोलॉजीज चेंज करते जा रहे हैं, सबकी फंक्शनैलिटी सेम है। जैसे Node.js में हम बना रहे हैं, Node.js में भी हम यही कर रहे हैं कि एक ऐप बना देते हैं DApp, जिसमें सारी फंक्शनैलिटीज़ दे रहे हैं, कैसे क्रिएट करने की, अपडेट करने की, और ट्रांजेक्शन को मैनेज करने की। अब क्या है कंपोजर्स क्या क्या है, मतलब हाइपर लेजर के कंपोजर्स टूल्स क्या क्या है। देखिए ये टूल सेट है जिसमें हम सारी उसको सिंप्लीफाई करके डिप्लॉय कर सकते हैं, डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। एक ऐसा टूल है जहाँ पर जाकर आप सारी ट्रांजेक्शन को एक बार
मॉडल बेस देख सकते हैं, जैसे हाइपरलेजर कंपोजर इज यूज टू मॉड्यूल पार्टिसिपेशन एंड एसिड, ये सब चीज़ें। अब इसमें आ जाएंगे हम, क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम कंपोनेंट्स क्या होते हैं। मॉडल बनाएंगे, देखिए पहले मॉडल बनाना है, फिर जो कंपोजर है उसका बिजनेस नेटवर्क अचीवमेंट बताने हैं, उसके बाद रेस्ट, मतलब रेस्ट क्या है, रेस्ट सर्वर बनाने, रेस्टफुल सर्वर एपीआईज दैट कैन मेक इंटरनल एंड एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूज़ के, मान लीजिए जो इंटरनल से भी कर पाए और एक्सटर्नल से भी कर पाए। अब हम पढ़ेंगे ये कि कंपोजर प्लेग्राउंड्स, जैसे देखिए अब अगर आपने कोई नोड जेएस का ऐप बनाया होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट एंड डिबग करते हैं। तो वो कभी कभी हम अपने सिस्टम पे करते हैं, नहीं तो कभी क्या करते हैं हम ऑनलाइन कंपाइलर ले लेते हैं, जैसे रेडिट सुना होगा आपने, रेपलिट, ये इन जगह पर जाकर हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही इसका भी प्लेग्राउंड्स होते हैं जहाँ पर हम सारी चीज़ों को, बिजनेस लॉजिक को लगा भी सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं, उससे सबमिट करके देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें हमारी चल रही हैं वो सही है या नहीं। अब इसमें क्या है, लास्ट में एग्जाम्पल है कि कितने टाइप के, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हाइपरलेजर क्या है, एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। अम्ब्रेला का प्रोग्राम क्या है, अम्ब्रेला प्रोग्राम ये होता है कि बहुत सारे बंच ऑफ प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं उसमें, ये नहीं है कि एक के लिए स्पेसिफाई करना है, नहीं, सब लोग अपने जिसका जैसा यूज़ केस उस हिसाब से वो बना सकता है। इसमें आप ये हाइपरलेजर फैब्रिक पढ़ सकते हैं, हाइपरलेजर सूट पढ़ सकते हैं, आईडी पढ़ सकते हैं, ओरा, ये आपके पास 5 पूरे रहेंगे, आप ये पढ़ सकते हैं इसमें 5।